जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए मेरे भाई, आज क्लास रिकॉर्ड हो चुका है और रिकॉर्ड करने के बाद जब हम एडिटिंग करने लगे, क्लास को जब एडिट करने लगे, तब हमको थोड़ा सा ये पता चला कि हम माइक जो है जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम अपने जैक तो लगाए हैं लेकिन कॉलर में माइक को नहीं फंसाए हम। तो ये उस वजह से आवाज़ थोड़ा सा आपको इको टाइप का लग रहा होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो क्लास अभी चलेगा वो थोड़ा सा इको वाला आवाज़ आएगा, तो थोड़ा सा आज भर मैनेज कीजिएगा मेरे भाई। मिस्टेक सही हो गया, लेकिन जो रिकॉर्ड हुआ है वो माइक से ही रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है ना। बाकी ठीक लगेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसमें। हम आवाज़ जो है एडिटिंग के समय बढ़ा दिए हैं थोड़ा सा, क्लास करने में ठीक लगेगा आप सभी को, ठीक है ना। तो क्लास देखिएगा जरूर। और लास्ट में 20वें नंबर क्वेश्चन पे जाने के बाद हमको पता चला कि भाई माइक तो हम फंसाए ही नहीं है, तब जाकर के हम माइक लगाएं, उसके बाद आपको आवाज़ ठीक लग रहा होगा। तो कोई बात नहीं है, कभी कभी मिस्टेक होता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ध्यान से क्लास देखिए, क्लास में चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। आइए मेरे भाई, सभी डीएलएड के छात्र छात्राओं के लिए वापस से लेकर आए आपके हिंदी का क्लास। पिछला क्लास था जीके जीएस वाला। अच्छा देखिए, होमवर्क के रूप में आपसे क्या पूछे थे। क्वेश्चन तो काफी अच्छा था और ऑप्शन उससे भी अच्छा था। देखिए क्या पूछे कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, वृक्षों को बचाना, वनों की कटाई, सिंचाई या साक्षरता। तो आप ऑप्शन सी और डी तो अच्छे से छांट चुके होंगे, हमको पता है, लेकिन फंस गए होंगे ऑप्शन बी या फिर ए में। कहिएगा सर यहाँ तो दोनों ऑप्शन सही है। तो कई सारे स्टूडेंट जो है ऑप्शन बी को भी लगाए हैं और कई सारे ऑप्शन ए को भी लगाए हैं। क्या कह रहा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। आंसर आपको भी पता है कि भाई वृक्षों को बचाना या वनों की कटाई को रोकना, ये होना चाहिए आंसर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया है, वनों की कटाई। अब बताइए, तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था, वनों की कटाई, मतलब जंगल को काटना उसका उद्देश्य था, नहीं था ना। तो ऑप्शन बी कैसे लगाए आप लोग, इसलिए ना ऑप्शन बी तो गलत है ना आपका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्षों को बचाना। ऑप्शन में आपको दो तरह से मिलेगा, जब भी ऑप्शन मिलेगा इन दोनों में से कोई एक देगा। क्या देगा, वृक्षों को बचाना या वनों की कटाई को यहाँ पर रोकना, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वो तो नहीं दिया है ना, यहाँ पर कह रहा है वनों की कटाई, तो ये तो उसका उद्देश्य था नहीं। तो इसलिए ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ गए। कई सारे स्टूडेंट ने सही आंसर भी किया है। सही आंसर करने वाले में से है प्रिया, दृष्टि, आरती, तुलसी, इसके अलावा है चंदन। अच्छा तुलसी चंदन, वाह। उसके बाद प्रिया है और संस्कृति है। काजल जी भी हैं, उन्होंने लिखा था कि वनों की कटाई को रोकना, उन्होंने ये कमेंट किया था। तो आप सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन ए पर जाना है, ठीक है ना। जल्दीबाजी में हो सकता था बी भी लगा सकते थे, तो इसलिए ध्यान से लगाइएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हिंदी का कहता है कि पीताम्बर शब्द का शुद्ध रूप बताइए, क्या हो जाएगा। बताइएगा, पीताम्बर शब्द का शुद्ध रूप। इसका मतलब ये जो पीताम्बर लिखा है ये सही नहीं लिखा है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। तो ये तो पीतम्बर लिखा, ये होगा नहीं, ये पीतम्बर लिख दिया है, और ये पीथम्बर लिखा है, ये तो फिर नहीं होगा। तो सटीक आंसर ऑप्शन ए होगा मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, इसमें दीर्घिकार होता है, ठीक है। प में दीर्घिकार, तो में आकर, आधा मोह बोर, इस प्रकार से होता है पीताम्बर, ठीक। चलिए, अच्छा पीताम्बर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। पीताम्बर का मतलब पीला वस्त्र धारण करने वाला, है ना। पीत अंबर, पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, पीला वस्त्र धारण करने वाला, जिसको कि आप लोग भगवान विष्णु बोलते हैं ना। तो पीताम्बर माने भगवान विष्णु। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है भाई बताइए, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद कहाँ पर है। परमेश्वर का, तो कहिएगा। अच्छा ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है ना, यानी आपके पिछले साल पूछा गया है। तो यहाँ पर परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सही वाला, परम जोड़ ईश्वर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। अच्छा देखते ही मतलब जुबान पे ये शब्द आ जाता है परमेश्वर, परम जोड़ ईश्वर ही बना होगा सर। तो परम जोड़ ईश्वर किस में है, ऑप्शन बी में। यहाँ पर समझिएगा ये, अच्छा पूछा जाए कि कौन सा संधि है, तो कहिएगा मेरे भाई गुण संधि है। कहिएगा सर गुण संधि कैसे, हम बताएंगे कि यहाँ पर है। दिमाग लगाइएगा कि गुण संधि का नियम ही कहता है यदि अ या आ के बाद, यहाँ पर हम अगला स्लाइड लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा जाएगा, देखिएगा। गुण संधि का ये नियम हमको कहता है कि यदि अ या फिर आ के बाद क्या आए, हर्षही आए या दुर्गही आए। एक बार और बताए थे आप सभी को, इसके अलावा हर्षहु आए या फिर दुर्गहु आए, या फिर क्या आ जाए, कहिएगा सर री आ जाए, ठीक है, री आ जाए। तो अ या आ के बाद यदि हर्षही या दीर्घही आए तो इसका ए बन जाता है, और हर्षहु दुर्गहु आए तो इसका ओ बन जाता है, और री आए तो इसका अर बन जाता है। क्या बन जाता है, अर बन जाता है। इसी को कहते हैं गुण संधि वाला नियम। तो यहाँ पर देखिए ना, परम में क्या आ रहा है, म, ओ आ रहा है, यहाँ पर कहिएगा सर ओ आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, दीर्घही आ रहा है, प्लस दीर्घही मिलके क्या बनेगा, ए बनेगा। देखिए तो मो में ए कर लगा है, कहिएगा हाँ सर लगा है। अब समझ में आया यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगा, कहिएगा सर गुण संधि। तो करेक्ट सर मेरे भाई यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारा जो है माइंड में फिट कर लीजिए, गुण संधि का यही नियम होता है। इसके अलावा आपको हर्षहु दीर्घहु भी मिलेगा,
या फिर री भी मिल सकता है, महर्षि जैसे होता है ना, महाजोड़ ऋषि, पढ़े ना आप सभी लोग। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है बताइए भाई निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है, माने भविष्य काल किसमें दिखा रहा है बताइए। तो भाई मेरे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिए भविष्य काल माने कि आगे होने वाला है, तो कह तो रहा है कि मुझे दिल्ली जाना है, मतलब अभी जाएगा। ये देखिए क्या कर रहा है, सोहन पढ़ाई कर रहा है, तो ये तो मतलब वर्तमान में पढ़ रहे थे, वर्तमान हो जाएगा। गीता खाना पका रही, यहाँ भी रही है, यानी ये भी तो वर्तमान वाला। पुस्तक दी थी, उसने मुझे पुस्तक दी थी, ये था थी आ गया तो भूतकाल वाला हो गया। तो सटीक आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ गए। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, बताइए। विशेषण किसको यहाँ पर आप कहिएगा, तालव्य है, परिष्कर है, पुरुष है, कुटुंब है। तो भाई मेरे देखिए यहाँ पर विशेषण शब्द हो जाएगा, क्या कहिएगा सर, यहाँ पर है तालव्य। ये विशेषण शब्द है, मतलब ये किससे बना है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तालु से बनता है क्या, तालव्य। तालु से तालव्य विशेषण बनता है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। अच्छा परिष्कर का विशेषण फिर क्या हो जाएगा सर, तो परिष्कर एक शब्द है, इसका विशेषण होता है परिष्कृत। परिष्कृत अगर ये पूछा जाए आपसे तो लिखवा देते हैं। पुरुष एक क्या है, ये एक शब्द है, ठीक है, या संज्ञा बोल सकते हैं, लेकिन इसका विशेषण रूप क्या हो जाएगा, तो पौरुषेय होता है। क्या होता है, पौरुषेय, ये वाला, समझ गए। अच्छा यहाँ पर कुटुंब है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा, तो इसका विशेषण होता है क्या, कहिएगा सर कौटुंबिक। कौटुंबिक ये होता है इसका विशेषण, समझ गए ना। तो सबको ध्यान में रखिएगा, ताला भी ऑलरेडी पहले से क्या है, ये विशेषण है, इसका शब्द क्या होता है, तालु। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है निम्नलिखित प्रश्न का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। भाई क्या दिया है, अल्प का विलोम आपको बताना है। तो अल्प माने कई तो नहीं होगा, है ना, अल्प माने कई, कई सारे, तो कई तो होगा नहीं, ढेर भी नहीं होगा और सर्व भी नहीं होगा। सटीक आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा वाला अल्प का होता है अधिक। अल्प का विलोम क्या होता है, अधिक होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। इजी है, बस आपको सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कहता है शुद्धि पत्र का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। शुद्धि पत्र का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द, तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा कॉरिजेंडम, यही वाला करेक्ट आंसर होगा। कॉरिजेंडम माने क्या होता है, तो शुद्धि पत्र होता है, ठीक है, क्या हो जाता है, शुद्धि पत्र। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर, अरे 6 नहीं होगा, क्वेश्चन का नंबर लिख रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कहिएगा सर ए बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, एक्नॉलेजमेंट, इसका मतलब होता है मेरे भाई, कहिएगा सर स्वीकृति। क्या होता है, स्वीकृति, स्वीकृति। अच्छा एम्प्लॉयर का माने क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका माने होता है नियुक्ता। क्या होता है, नियुक्ता। यहाँ पर ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा मानदेय। ये तो मानदेय वाला शायद आपको लिखवाए हैं, और नियोक्ता भी आपको बता चुके हैं, फिर से याद रखिएगा। ऑनरेरियम माने मानदेय, एम्प्लॉयर माने नियोक्ता, और एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या हो गया, स्वीकृति। बाकी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कॉरिजेंडम मतलब शुद्धि पत्र होता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर देखिएगा आपसे क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, माने कि झूठ का पर्यायवाची नहीं है, ये कह रहे हैं। तो बताइएगा, झूठ का इनमें 3 तो पर्यायवाची शब्द ही है ना, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, लेकिन एक नहीं है। मिथ्या माने झूठ होता है मेरे भाई, क्या होता है, झूठ होता है। मृषा मतलब भी झूठ होता है, और असत्य मतलब तो झूठ होता ही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। वचन तो एक प्रकार से बोल सकते हैं, भाषा है, बोली है, उसी को हम वचन कहते हैं, झूठ नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा, कहता है निम्न में कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह पूछ रहा है, कौन सा है बताइए, ये है, ये है, ये है, या फिर ये वाला। योजक चिन्ह किसको कहिएगा, तो बिल्कुल मेरे भाई ध्यान रखिएगा, 2 शब्दों को जोड़ने वाले के बीच में जो चिन्ह आता है, जैसे 2 शब्दों को जोड़ना है, जैसे बोलते हैं ना कौन कौन, तो देखिएगा कहीं कहीं पे लिखा रहेगा कौन कौन, तो बीच में डैश लगा हुआ रहता है। कई सारे ऐसे शब्द मिल जाएंगे आपको, बीच में डैश, मतलब कि दोनों को ये जोड़ करके रखता है, उसी को योजक चिन्ह कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं बताइएगा, तो बताइए इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसको उपविराम क्या बोला जाता है, उपविराम, या फिर इसके अलावा अपूर्ण विराम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपूर्ण विराम। अच्छा इसका चिन्ह 2 तरह से होता है, एक ये वाला हो गया, या फिर इसके अलावा आपको इस प्रकार से मिलेगा, है ना, योजक चिन्ह भी इसके साथ में लगा हुआ होता है। तो उपविराम या फिर अपूर्ण विराम, इसको कह सकते हैं, या इसको, दोनों में से किसी को भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये वाला क्या है बताइए, इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, कहिएगा सर इसको बोलते हैं अर्ध विराम, ठीक है, अर्ध विराम। क्या बोलिएगा, अर्ध विराम, है ना, इस प्रकार से लिखेंगे। अच्छा ये तो योजक चिन्ह हो गया। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, कहिएगा सर विस्मयादि
बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह, या फिर इसी को विस्मय सूचक भी बोला जाता है। तो ये शब्द भी ध्यान रखिएगा, विस्मय सूचक, इस सब में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह इसी को कहते हैं, ठीक है ना। बाकी सबको ध्यान में रख के चलिएगा। यहाँ पर पूछा था योजक वाला, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर कह रहे हैं निम्न में से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। अपूर्ण वर्तमान काल, देखिए यहाँ पर दिमाग लगेगा, नाम से ही स्पष्ट है कि अपूर्ण माने पूरा नहीं हुआ है, वो काम अभी चल ही रहा है। वर्तमान तो होगा ही, लेकिन वो अभी चल ही रहा है, वर्तमान में चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, उसी को कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। दिमाग लगेगा कौन सा काम चल रहा है। पार्थ खेलता है, पार्थ खेल रहा है, पार्थ खेलता होगा, पार्थ खेल रहा होगा। तो मेरे भाई ये देखिए यहाँ पर सटीक आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर अभी वर्तमान में जो हो रहा है, ये देखिए खेल रहा होगा, यानी कि ये तो जो है कि संदिग्ध वाला हो जाएगा ना, शंका जारी हो रहा है, यहाँ पर शंका जाहिर हो रहा है। तो सबसे सटीक आंसर आपको ऑप्शन बी लग रहा होगा सर। पार्थ खेल रहा है माने कि अभी वर्तमान में ये कार्य चल रहा है। खेलना जैसे बोल सकते हैं, खेलना कूदना दौड़ना सब क्या है, कार्य है। तो पार्थ खेल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अभी जारी है, तो ये है अपूर्ण, पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण वर्तमान काल है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर आपसे पूछता है कि निम्न में कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है। अब दिमाग लगाइए, संदिग्ध माने होता है क्या, माने शंका, और भूतकाल माने पहले हो चुका है। अब दिमाग लगाइए किसमें है। मैंने निबंध लिखा है, मैंने निबंध लिखा, मैंने निबंध लिखा होगा। अब दिमाग आ रहा है, यदि मैंने निबंध लिखा होता। दिमाग लगाइए, आंसर तो आप सभी को मिल ही गया होगा, है ना। संदिग्ध वाला तो सर ऑप्शन सी में ही दिख रहा है। क्या कह रहा है कि मैंने निबंध लिखा होगा, माने शंका जाहिर हो रहा है, और भूतकाल भी प्रयोग हुआ है ना, कि पहले ये जो है काम हम कर चुके हैं, लेकिन अब यदि कोई पूछ रहा है तो उसमें हमको संदिग्ध सा फील हो रहा है, मतलब शंका लग रहा है कि भाई मैंने ही लिखा होगा, कह रहा है ना, मैंने निबंध लिखा होगा। तो सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाम सही स्पष्ट है, ठीक है। अच्छा ये इसी का लाइन था, यदि मैंने निबंध लिखा होता तो मुझे इनाम अवश्य मिलता। ये तो नहीं होगा, ऑप्शन आपका वहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, क्षीर का पर्यायवाची शब्द है, बताइए क्षीर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर क्षीर जो ये पर्यायवाची शब्द है, ये दूध का पर्यायवाची शब्द है। क्षीर से तुरंत आप खीर नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है, गलत हो जाइएगा। तो क्षीर का पर्यायवाची शब्द दूध है। दूध का क्या क्या पर्यायवाची शब्द है, दूध को कई बार दुग्ध लिखा जाता है, क्या लिखता है, दुग्ध, है ना, दुग्ध लिखता है। इसके अलावा क्षीर तो हो ही जाएगा, तो लिख देते हैं एक बार फिर से हम, तो क्षीर हो जाएगा। इसके अलावा गोरस, क्या लिखा जाता है, गोरस माने गाय का रस, तो गोरस बोल सकते हैं। इसके अलावा क्या लिखता है, स्तन्य, क्या लिखा जाएगा, स्तन्य, ये भी लिखा जाता है। इसके अलावा दोहज, दोहज भी होता है। और एक और लास्ट याद रखिएगा, कई बार इसको अमृत भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है, अमृत। तो ये सब इनके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे दूध के, बाकी क्षीर मतलब ही दूध ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है किस विकल्प का परिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है। मतलब तीन तो सुमेलित है, एक कौन सा नहीं है, ठीक है, आप लोग लगा लिए। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर प्रोबेशन, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रोबेशन का मतलब कारावास की अवधि नहीं होता है। आप ऑप्शन बी को देख रहे होंगे, प्रोबेशन एब्सकॉन्डर, इसका मतलब क्या हो रहा है, माने परिवीक्षा की शर्तों। तो यहाँ पर देखिए ना, प्रोबेशन माने क्या हो रहा है, परिवीक्षा हो रहा है। तो यहाँ पर प्रोबेशन माने परिवीक्षा ही होना चाहिए, लेकिन कारावास की अवधि लिख दिया गया है, तो इसलिए तो ये गलत हो जाएगा। प्रोबेशन माने होता है परिवीक्षा। अच्छा परिवीक्षा का मतलब क्या होता है, जैसे किसी अपराधी को यदि कोई पुलिस जो है उसको पकड़ करके जेल में बंद करता है, तो कोर्ट उसको आदेश देता है कि भाई इसको किसी पुलिस की निगरानी में रखो कुछ दिन तक, वो टाइम पीरियड देता है। उस टाइम तक उसको देखा जाता है कि इसका चरित्र कैसा है, इसका है ना चाल चलन कैसा है, ये परखा जाता है कि वाकई में ये चोरी किया होगा या फिर है ना कोई गुनाह किया है कि नहीं किया है। उसको परखने के लिए वो टाइम पीरियड जो दिया जाता है जज के द्वारा, उसी टाइम पीरियड को परिवीक्षा कहा जाता है, समझ गए ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये प्रोबेशन का माने परिवीक्षा होता है। बाकी आपको ध्यान यदि रख सकते हैं आप तो रखिए, या फिर प्रो सी का माने स्वयं होता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा ये रहा आपका अनुच्छेद वाला, तो हम लोग क्या करेंगे सर, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो आइए, उन्होंने उनको एक सुंदर हाथी भेजा, इस वाक्य में उनको शब्द किसके लिए, अच्छा ये उनको मतलब ये लग रहा है कि हाँ सर अनुच्छेद से ही पूछा है। तो चलिए अनुच्छेद पढ़ लेते हैं फटाफट से, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि कुछ साल पहले जापान के बच्चों ने जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा और उसने प्रार्थना की कि वे उनको एक हाथी भेज दें। भारत के बच्चों की ओर से उन्होंने उनको एक सुंदर हाथी भेज दिया।
अच्छा यहीं पर तो देखिए आपका आंसर मिल गया है ना, कि भारत के बच्चों की ओर से उन्होंने उनको एक हाथी भेज दिया। तो उनको किन को, तो कह तो रहा है कि जापान के बच्चों ने मांग किया था, किसको भेज दिया, कहिएगा जापान के बच्चों को भेज दिया। यहीं पर तो आपका आंसर मिल गया। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं फटाक से, चाहे तो आप पूरा पढ़ सकते हैं अनुच्छेद। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कहता है उन्होंने उनको एक सुंदर हाथी भेज दिया। इस वाक्य में उनको जो है शब्द प्रयोग हुआ, ये किसके लिए हुआ है, किसको भेज दिया था, कहिएगा सर जापान के बच्चों के लिए, टोक्यो के बच्चों के लिए, जापानी चिड़ियाघर के लिए नहीं। सटीक आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर बी हो जाएगा, जापान के बच्चों को भेजा था, है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। बेताल पचीसी, भाई इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है बेताल पचीसी। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या करें, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो चलिए ऑप्शन और भी है नीचे, पहले देख लेते हैं। कहता है निम्न वाक्यों में एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए कि कौन सा जो है कि शुद्ध नहीं है। यानी कि यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, शुद्ध कौन सा वाक्य नहीं है व्याकरण की दृष्टि से, यही आपको पहचानने के लिए कह रहे हैं। तो देखिएगा, सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। अच्छा भाई, कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य, एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, आगे आइएगा, है ना। यहाँ पर देखिए कहता है कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। कहिएगा सर यहाँ पर तो सर डी वाला लग रहा है सर। तो डी वाला मेरे भाई देखिए ये नहीं कह रहा है कि भाई अर्थ गलत निकले या फिर अर्थ कुछ उल्टा पुल्टा, वहां पर कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से वाक्य सही होना चाहिए। स्वर्ग या नरक में जाने के लिए भगवान जो है उसका कुंजी यानी कि उसका जो चाबी है हमारे हाथ में दे रखा है, इंसान के हाथों में दे रखा है, नहीं दे रखा है ना। तो ऐसा नहीं समझना है कि भाई ये गलत लिख दिया है, व्याकरण की दृष्टि से ये शुद्ध है। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है। हमको देखना है कि अशुद्ध कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको ऑप्शन सी में थोड़ा सा भनक लगा होगा कि कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। देखिए यहाँ पर सबसे सटीक जो लाइन बनेगा वो क्या बनेगा कि अक्सर हम किसी चीज से प्रेरित होकर कोई काम शुरू कर तो देते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते, है ना। सटीक ये इस प्रकार से लाइन होना चाहिए, पर यहाँ पर कई तो कोई, फिर यहाँ कोई, है ना। इस प्रकार से अशुद्धियों का प्रयोग बार बार किया गया है। तो सटीक आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा तो आंसर निकलेगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कहता छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में बताइए भाई अलंकार कौन सा है। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, एक ही शब्द पकड़ना है, कहिएगा हाँ सर पकड़ लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सा, तो आपको बताए थे ना कि सा, से, सी, सम, इसके अलावा समाना, है ना। इस प्रकार का जो शब्द आता है किसमें आता है, तो दो चीजों का तुलना किया जाता है लेकिन इस प्रकार के शब्द से किया जाता है। तो कहिएगा सर ये आप बताए थे, उपमा अलंकार में होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना, उपमा अलंकार में इस प्रकार का शब्द आता है, सा, से, सी, सम, समाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत डैश करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है, प्रचारित करता है, अनुशासित करता है या संतुलित करता है। तो जाहिर सी बात है उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि भाई बताइए करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव, विस्मय, शोक, क्रोध या भय। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाता है। ठीक है, शोक माने जिस समय दुख का फील हमें हो रहा हो तो उस समय को हम करुण रस बोलते हैं और उसका स्थायी भाव शोक होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कुछ उसी प्रकार से सवाल है। कहता है अनुशासन सफलता की डैश है, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। भाई ये तो काफी प्रचलित है, बोल सकते हैं एक प्रकार से मोटिवेशन लाइन है। अनुशासन सफलता की डैश है, क्या है, पूंजी है, जड़ है या फिर इसके अलावा उन्नति है या प्रगति है, बताइए। तो भाई मेरे सटीक आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। अनुशासन सफलता की कुंजी है और ये बिल्कुल सही भी है मेरे भाई। आप छोटे से छोटे काम कीजिए या फिर बड़े से बड़े काम को यदि ठाने हैं कुछ करने के लिए तो उसमें सबसे पहला चीज होता है आप अनुशासित रहिए उसके प्रति, है ना। ये नहीं कि मतलब कुछ भी किए जा रहे हैं तो आपको हासिल नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा अनुशासन काफी जरूरी भी है हमारे लाइफ में। कोई भी काम कर रहे हैं, नॉर्मल जिंदगी भी जी रहे हैं, अनुशासन में रह के जिया कीजिए, है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए मेरे भाई
देखिएगा यहाँ पर कह रहा है हीरक सी समीर माला जप पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचान, ये कौन सा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी आपको एक ही शब्द दिख रहा होगा। हाँ सर, पूरा अर्थ नहीं भी समझ में आ रहा है, फिर भी आप यहाँ पर एक शब्द तो देख रहे होंगे, सी, हीरक सी समीर माला जप, देख रहे हैं ना। तो सी यहाँ पर आ गया, कौन सा अलंकार हो जाएगा, कहिएगा सर अभी तुरंत बताए हैं, उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी में दे रखा है उपमा अलंकार, है ना। सा से सी सम समाना जो भी शब्द आता है वो किस में आता है, उपमा अलंकार में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानिए। भाई कौन सा व्याकरण का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, यानी व्याकरण की दृष्टि से बताना है कौन सा शब्द सही हो जाएगा। आटे में थोड़ा नमक डालें, तो अनिश्चित परिमाणवाचक है या प्रत्येक बोधक वाचक है या फिर संकेत। अच्छा संकेत मतलब क्या हो रहा है, कहीं इशारा कर रहा है तो ये वाला तो होगा, इसमें इशारा तो कहीं पर नहीं कर रहा है। पूर्णवाचक संख्या, कहीं किसी प्रकार के पूर्ण संख्या यहाँ पर दिखा रहा है कि 4 आटा डालो, 5 आटा डालो, इस प्रकार से तो शब्द तो नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक बोधक वाच्य, ये भी नहीं होगा। प्रत्येक माने एक एक करके, तो ये वाला भी नहीं हो जाएगा। तो सटीक आंसर आपको लग रहा होगा, हाँ सर शुरुआत में ही लग चुका था कि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक माने निश्चित नहीं है, और परिमाण माने कि कितना दे रहे हैं ना। परिमाण मैंने किसी चीज को जो नापने तोलने वाला चीज होता है उसी को परिमाणवाचक वस्तु बोलते हैं। तो देख रहे हैं थोड़ा नमक डाल रहा है, मतलब ये क्या है, अनिश्चित ही तो है, अनिश्चित मात्रा है, कितना डाल रहे पता नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करें, त्रुटि बताना है। जीवन और मरण विधाता के हाथ में है, कहिएगा सर जीवन और मरण विधाता के हाथ में है, सर शब्द तो सही लग रहा है सर, कहीं पर तो गलत नहीं है, इतना को में क्या गलत होगा। लेकिन मेरे भाई गलती है, यहाँ पर शुद्ध शब्द में गलती हुआ है, शुद्ध नहीं लिखा हुआ है। बताइए तो कहाँ पर है। हाँ मेरे भाई जो भी लगा रहे हैं डी, आप बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी वाला गलत हो जाएगा, है ना, मतलब सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। देखिए इसमें क्या कर रहा है, जीवन और मरण कह रहा है, जीवन और मरण, तो मरण इस प्रकार से नहीं लिखाता है, ठीक है। मरण जो होता है वो इस प्रकार से ना लिखा करके मर, और ये वाला न होता है मूर्धन्त नो, तो ये वाला करेक्टनेस हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपसे क्या पूछ रहे हैं भाई, कहता है आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतियाँ सुनी रूखी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। भाई बताइए रस यहाँ पर कौन सा है, दिमाग लगाइए, आपको पहले भी करा चुके हैं, वैसे एक ही शब्द से आपको पता चल रहा है, यही वाला लाइन से सिर्फ। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी माने जो गोपियाँ वगैरह है, कृष्ण की गोपियाँ वगैरह, वो कृष्ण के दर्शन के लिए, है ना, उसकी नैना तरस रही है, आंख तरस रही है उसको देखने को। तो यहाँ पर श्रृंगार रस, प्यार का यहाँ पर भाव तो उत्पन्न हो रहा है, तो श्रृंगार रस तो होगा, लेकिन वियोग यानी कि अलगाव है, एक तरह से बोल सकते हैं उसकी, उसको दर्शन के लिए, है ना, नैना उसका तड़प रहा है, या फिर ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वियोग वाला भाव उत्पन्न हो रहा है ना, अलगाव वाला भाव, तो वियोग श्रृंगार रस बोलेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पहले शायद आप सभी को बता चुके हैं ये वाला। आइए अगले क्वेश्चन पर, कहता है कनक कनकते 100 गुनी, मद कता अधिकाय, या खाए बैरात नर, वा पाए बैराय। अलंकार बताइए भाई यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा, कनक कनकते 100 गुनी। कनक कनक माने क्या, तो कहिएगा सर एक ही शब्द को 2 या 2 से अधिक बार इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हर स्थिति में उसका अर्थ जो है अलग निकल रहा है। तो कारण यहाँ पर कनक कनक, तो आपको बताए थे शुरुआत में जो कनक है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पर धतूरा, और इस कनक का मतलब क्या होता है, तो सोना यानी गोल्ड। तो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, भले ही उसको 2 या 2 से अधिक बार इस्तेमाल किया गया हो लाइन में। तो इस स्थिति में अलंकार कौन सा होता है, तो कहिएगा सर जी इस स्थिति में आप बताए थे यमक अलंकार होता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कहता है मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। ये तो लाइन अटकते ही नहीं है हम सभी का फेवरेट लाइन है, ये सब तो सब लोग पढ़ते हैं या फिर गाने वगैरह में सुनते ही हैं। तो बताइएगा उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है यहाँ पर, बताइए। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी, बोलने में बड़ा मजा आता है ना तो बताइएगा यहाँ पर छंद कौन सा है। तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा ये कौन सा है, चौपाई से लिया गया है, यहाँ पर चौपाई छंद हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लास्ट में आप सभी से होमवर्क, यहाँ पर बताइएगा रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। ये आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बताइएगा रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। अभिनव गुप्त है, सम्मट है, भरत मुनि, भर्तहरि, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।